क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 30 की उम्र में मिलियनेयर कैसे बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो रिटायरमेंट के लिए वेट कर रहे हैं कि कब 60 साल की एज में पैसा मिलेगा? अगर हाँ, तो आज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रेडिशनल विजडम हमें क्या सिखाती है? स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कोई स्टेबल जॉब ढूंढो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और 40 साल बाद रिटायर्ड होकर कंफर्टेबल लाइफ जियो। लेकिन ये फॉर्मूला आज के टाइम में कंप्लीटली आउटडेटेड हो गया है। जब तक आप इस स्लो लेन में चलते रहेंगे, तब तक आपके ड्रीम सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे। रियल वेल्थ का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितना सेव करते हैं, बल्कि ये है कि आप पैसे की एक्चुअल नेचर को कैसे समझते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। वे टाइम की वैल्यू को समझते हैं और ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए 24/7 काम करते रहें। आज आप जानेंगे कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, कैसी भी बैकग्राउंड से आते हों। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इनवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है द मिलियनेयर फास्ट लेन 10th एनिवर्सरी एडिशन, क्रैक द कोड टू वेल्थ एंड लाइव रिच फॉर अ लाइफ टाइम बुक बाय MJ डिमार्को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। उसके बाद जानेंगे बुक की कुछ बातें। उत्तराखंड के पिक्चरेस्क शहर देहरादून में, जहां हिमालयन रेंजेस की शैडो में लाइफ स्लोली चलती है, वहां रहता था अब्दुल हक शाह। 27 साल का ये यंग मैन हर मॉर्निंग 8 बजे अपनी पुरानी हीरो होंडा बाइक स्टार्ट करता और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ निकलता। उसकी जॉब टाइटल था जूनियर क्लर्क और मंथली सैलरी थी 28,000 रुपये। ये अमाउंट शायद किसी मेट्रो सिटी के लिए बहुत कम लगे, लेकिन देहरादून के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिसेंट थी। अब्दुल का रूटीन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था। मॉर्निंग चाय, न्यूज़पेपर, ऑफिस का काम, लंच ब्रेक में कैंटीन की सेम दल राइस, इवनिंग को घर वापसी और रात को टीवी देखकर सो जाना। वीकेंड्स में वो कभी कभार फ्रेंड्स के साथ मॉल रोड पर घूमने जाता या फिर घर पर ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता। उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई थ्रिल नहीं थी। ये था अब्दुल का ऑर्डिनरी वर्ल्ड, जहां हर दिन प्रीवियस डे का रेपिटेशन लगता था। अब्दुल के पेरेंट्स मोहम्मद यूसुफ शाह और नसरीन बेगम दोनों रिटायर्ड टीचर्स थे। उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स अब्दुल की इंजीनियरिंग एजुकेशन में लगाई थी। अब्दुल ने रूरकी के एक प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में कोई अच्छी जॉब नहीं मिली थी। कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब मिली तो पेरेंट्स खुश थे। उनका कहना था, बेटा, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी देती है, पेंशन भी मिलेगी, स्लोली प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन अब्दुल के दिल में कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी। वो देखता था कि उसके कॉलेज के कुछ क्लासमेट्स प्राइवेट कंपनीज में अच्छी सैलरी पा रहे थे। कुछ ने अब्रॉड जाके हायर स्टडीज की थी, कुछ ने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया था। अब्दुल को लगता था कि वो कहीं पीछे रह गया है। उसकी करंट सैलरी से मंथली एक्सपेंसेस बैली निकल पाते थे। रेंट 8,000, ग्रोसरीज और यूटिलिटी 7,000, बाइक का पेट्रोल और मेंटेनेंस 3,000, बाकी बचे 10,000 में से पेरेंट्स को कुछ देना, पर्सनल एक्सपेंसेस और कुछ सेविंग्स करने की कोशिश। अब्दुल के फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिडिल क्लास था। फादर की टीचर सैलरी से फैमिली चलती थी, लेकिन अब्दुल की इंजीनियरिंग फीस के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया था। ये लोन अभी भी 3.2 लाख रुपए बाकी था। मंथली EMI 7,000 रुपए थी जो अब्दुल को देनी पड़ती थी। इसका मतलब था कि उसकी एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ 21,000 रुपए थी। इसमें से सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद सेविंग्स के नाम पर सिर्फ 2,000 to 3,000 रुपए बच पाते थे। अब्दुल ऑफन सोचता था कि इस रेट पर तो लोन क्लियर होने में 10 साल लग जाएंगे, फिर शादी का खर्च होगा, बच्चों की एजुकेशन होगी, पेरेंट्स की हेल्थ केयर की ज़रूरतें होंगी। ये सब कैसे मैनेज होगा? क्या यही है ज़िंदगी? क्या बस यही करते रहना है रिटायरमेंट तक? ऑफिस में अब्दुल के कॉलीग्स भी सिमिलर सिचुएशन में थे। लंच टाइम की कॉन्वर्जेशंस हमेशा कंप्लेंट्स के अराउंड घूमती थीं। सैलरी कम है, वर्कलोड ज़्यादा है, प्रमोशन स्लो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कोई भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा था। सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके थे कि यही है मिडिल क्लास की रियलिटी। अब्दुल के कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, रोहित और प्रिया। तीनों ने साथ इंजीनियरिंग की थी। रोहित ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था और अच्छा कमा रहा था। प्रिया ने MBA किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। दोनों की सैलरी अब्दुल से काफ़ी ज़्यादा थी। जब भी वे मिलते, अब्दुल को फील होता था कि वो लग रहा है। अब्दुल, तू गवर्नमेंट जॉब में क्यों अटका है? रोहित अक्सर कहता था। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
ग्रोथ है, पैकेज भी अच्छा है। प्रिया भी समझाती थी, अब्दुल तेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है, स्किल्स हैं, थोड़ा रिस्क ले। गवर्नमेंट जॉब को सेफ्टी नेट समझकर साइड से कुछ और भी ट्राई कर। लेकिन अब्दुल हमेशा सेम रिस्पॉन्स देता था, यार पेरेंट्स का प्रेशर है, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क नहीं ले सकता। अब्दुल की पर्सनल लाइफ भी स्टैग्नेंट थी। 27 की एज में वो अभी भी पेरेंट्स के साथ रहता था। फैमिली उसकी शादी की बात करने लगी थी, लेकिन अब्दुल फाइनेंशियली रेडी नहीं फील करता था। कैसे करे शादी जब खुद का कोई प्रॉपर हाउस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। रोज रात को बेड पर लेटकर अब्दुल सोचता था कि क्या यही है उसकी डेस्टिनी? क्या इंजीनियरिंग डिग्री लेकर ड्रीम्स देखकर यहीं आकर रुक जाना था? उसे लगता था कि वो एक व्हील में फंसा हुआ हैमस्टर की तरह है जो दौड़ता रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। अक्टूबर 2019 का एक टिपिकल मंडे था। अब्दुल ऑफिस में फाइल्स का काम कर रहा था जब उसका फोन बज हुआ। व्हाट्सएप पर कॉलेज के ग्रुप में कोई मैसेज आया था। यूजुअली ये ग्रुप में कोई बर्थडे विशेस या फेस्टिवल्स की ग्रीटिंग्स होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब्दुल के क्लासमेट विकास ने अपनी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। मैसेज में लिखा था, गाइस मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारी कंपनी को 50 करोड़ का वैल्यूएशन मिला है। 3 साल पहले जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे। आज 200 एम्प्लॉइज हैं और मंथली रेवेन्यू 2 करोड़ है। अब्दुल शॉक में रह गया। विकास उसका बैचमेट था, सेम कॉलेज सेम कोर्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस में अब्दुल उससे बेटर था। फिर कैसे विकास इतना आगे निकल गया? अब्दुल ने इमीडिएटली विकास को कॉल किया। विकास यार ये सब कैसे हुआ? अब्दुल ने पूछा। विकास हंसते हुए बोला, अब्दुल बहुत सिंपल है। मैंने ट्रेडिशनल थिंकिंग छोड़ दी, जॉब सिक्योरिटी का भ्रम छोड़ा, रिस्क लिया, बिजनेस थिंकिंग डेवलप की, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कुछ बुक्स पढ़ी जिन्होंने मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दिया। कौन सी बुक्स? अब्दुल ने क्यूरियस होकर पूछा। कई बुक्स हैं यार, लेकिन एक बुक है जो गेम चेंजर थी। उसमें वेल्थ क्रिएशन के रियल प्रिंसिपल्स हैं। ट्रेडिशनल स्लो लेन अप्रोच की रियलिटी बताई गई है और फास्ट लेन अप्रोच के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तू भी पढ़, गारंटी है कि तेरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। कॉल एंड करने के बाद अब्दुल रेस्टलेस हो गया। उसे इमीडिएटली वो बुक ऑर्डर करनी थी। अमेज़ॉन पर सर्च किया और बुक को कार्ट में ऐड करके ऑर्डर कर दिया। नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए। अगले दिन जब बुक डिलीवर हुई, अब्दुल ने लंच ब्रेक में ही पढ़ना शुरू कर दिया। पहले ही चैप्टर में ऑथर ने क्लियरली बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक मिथ में जीते हैं। ये मिथ है, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब, सेव मनी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, रिटायर एट 60। ऑथर के अकॉर्डिंग यह अप्रोच आउटडेटेड है और इससे रियल वेल्थ कभी नहीं बन सकती। बुक में लिखा था कि वेल्थ इक्वेशन में टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्ली रेट पर काम करते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो या 1000 रुपये, आपका टाइम लिमिट है, दिन में 24 घंटे ही है। लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाते हैं, बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है। अब्दुल ने पूरी रात जाग कर बुक पढ़ी। हर पेज उसके लिए आई ओपनिंग था। ऑथर ने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच से मिलियनेयर बनने में 40 जोड़ ईयर्स लग जाते हैं, वो भी अगर सब कुछ परफेक्टली प्लान करें। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से सेम वेल्थ 5 to 10 ईयर्स में क्रिएट हो सकती है। बुक में एक कॉन्सेप्ट था, फास्ट लेन वीएस स्लो लेन। स्लो लेन लोग जॉब करते हैं, सैलरी की इंक्रीमेंट का वेट करते हैं, प्रमोशन के लिए ईयर्स गुजारते हैं। फास्ट लेन लोग वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं। वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, क्रिएट करते हैं सिस्टम्स, बिल्ड करते हैं एसेट्स। अब्दुल को रियलाइज हुआ कि वो टिपिकल स्लो लेन माइंडसेट में फंसा हुआ है। उसका पूरा अप्रोच रॉन्ग था। वो सिक्योरिटी के नाम पर मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर रहा था, रिस्क के डर से अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा था। बुक में अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, द लॉ ऑफ अफेक्शन। इसके अकॉर्डिंग आपकी वेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस इम्पैक्ट से जो आप मिलियंस ऑफ पीपल पर डालते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बॉस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो आपकी अर्निंग लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आप थाउजेंड्स या मिलियंस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियल हो सकती है। अब्दुल ने एग्जाम्पल्स पढ़े। बिल गेट्स ने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया। मार्क ज़करबर्ग ने बिलियंस को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दिया। इंडियन एग्जाम्पल्स में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाया। नारायण मर्थी ने आईटी सर्विसेज को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। सभी ने मास मार्केट को वैल्यू प्रोवाइड की थी। उस रात अब्दुल सो नहीं पाया। उसके माइंड में हजारों थॉट्स चल रहे थे। क्या वो भी ये कर सकता है? क्या उसके पास भी कोई स्किल है जिससे वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है? क्या वो भी रिस्क ले सकता है? अगली मॉर्निंग अब्दुल ऑफिस गया, लेकिन उसका फोकस नहीं था। फाइल्स देख रहा था,
लेकिन माइंड में बिजनेस आइडियाज चल रहे थे। लंच ब्रेक में वो फिर से बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने लगा। बुक में ऑथर ने क्लियरली बताया था कि फास्ट लेन अप्रोच के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं: नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। यानी आपका बिजनेस एक रियल नीड सॉल्व करना चाहिए। एंट्री बैरियर्स होने चाहिए ताकि कंपटीशन इजीली कॉपी ना कर सके। आपका बिजनेस पर कंट्रोल होना चाहिए, बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, एंड आपका टाइम बिजनेस में फॉरएवर स्टक नहीं होना चाहिए। अब्दुल ने रियलाइज किया कि उसकी करंट जॉब में ये कोई भी एलिमेंट नहीं है। वो रिप्लेस हो सकता है। उसका टाइम कंप्लीटली टाइड अप है। स्केल करने का कोई स्कोप नहीं है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। इवनिंग को अब्दुल ने विकास को फिर कॉल किया। विकास, मैंने वो बुक पढ़ी है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कहाँ से शुरू करें? विकास ने एडवाइस दी, अब्दुल, सबसे पहले अपने अराउंड देख। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो तू सॉल्व कर सकता है? तेरे स्किल्स क्या हैं? तेरी इंटरेस्ट्स क्या हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में कहाँ गैप है? अब्दुल ने कई दिन तक इन सवालों के बारे में सोचा। उसकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, टेक्निकल स्किल्स थी। उत्तराखंड में रहने की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को क्लोजली देखा था। मे बी वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है। अब्दुल ने अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ उसके माइंड में डाउट्स और फियर्स भी आने लगे। यह नेचुरल रिएक्शन था। जब भी कोई पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचता है तो पहली इंस्टिंक्ट होती है रेजिस्टेंस की। अब्दुल के माइंड में पहला डाउट था फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। उसकी करंट जॉब में भले ही ग्रोथ स्लो हो, लेकिन मंथली इनकम गारंटीड थी। ईएमआई पे हो जाती थी, एक्सपेंसेस निकल जाते थे। अगर वो बिजनेस में रिस्क लेता है और फेल हो जाता है तो क्या होगा? कैसे पेरेंट्स को फेस करेगा? सोसाइटी में क्या इमेज होगी? दूसरा मेजर कंसर्न था एक्सपीरियंस की कमी का। अब्दुल ने कभी बिजनेस नहीं चलाया था, मार्केटिंग नहीं जानता था, सेल्स स्किल्स नहीं थी, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं था। कंपटीशन से कैसे डील करेगा? कस्टमर सर्विस कैसे मैनेज करेगा? तीसरा फियर था फैमिली के रिएक्शन का। अब्दुल जानता था कि जैसे ही वो बिजनेस के बारे में बात करेगा, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बिजनेस करना प्योर मैडनेस थी। हमने इतनी मुश्किल से तुम्हें एजुकेट किया है, गवर्नमेंट जॉब दिलवाई है, अब तुम ये सब छोड़ना चाहते हो। चौथी कंसर्न थी सोशल प्रेशर की। अब्दुल के रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स सबको पता था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है। अगर वो बिजनेस करता है और फेल हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? देखा, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बिजनेस करने गया था, अब फ्लैट क्या हाल है। अब्दुल ने कैलकुलेट किया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 to 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। उसकी टोटल सेविंग सिर्फ 50,000 रुपए थी। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक लोन, पेरेंट्स से मांगे, फ्रेंड से बोरो करे। हर ऑप्शन में रिस्क था। एक दिन अब्दुल ने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड रोहित से बात की। रोहित, मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ। रोहित का इमीडिएट रिएक्शन था, अब्दुल, तू पागल हो गया है क्या? गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बिजनेस? डू यू नो बिजनेस में कितना रिस्क है? 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तू कंफर्टेबल लाइफ में है, पेरेंट्स हैप्पी हैं, व्हाई टेक अननेसेसरी रिस्क? ये कॉन्वर्सेशन अब्दुल को और कंफ्यूज कर गया। रोहित, जो खुद फैमिली बिजनेस में था, वो भी डिस्करेज कर रहा था। मे बी रोहित राइट था, मे बी ये सिर्फ इम्पल्सिव डिसीजन थी। अब्दुल ने कुछ और फ्रेंड से भी बात की। प्रिया ने थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उसने भी कॉशन दिया, अब्दुल, आइडिया अच्छा है, लेकिन जॉब छोड़ने की जल्दी नहीं है। पी हिल्ला पे एक ही मात्रा पार्ट टाइम में ट्राई कर, वीकेंड बिजनेस करके देख। ऑफिस के कॉलीग्स का रिएक्शन तो और भी डिस्करेजिंग था। सीनियर क्लर्क शर्मा जी ने कहा, अब्दुल बेटा, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू समझो। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है। बिजनेस में आज है, कल नहीं है। अनदर कॉलीग गुप्ता जी ने अपनी स्टोरी शेयर की। मैंने भी कभी कपड़े की शॉप खोलने का सोचा था, लेकिन जब रियलिटी चेक किया तो समझ आया कि कंपटीशन कितनी है। बिग ब्रांड्स आ रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रहा है, छोटे रिटेलर्स की मुसीबत हो रही है। इन सब कॉन्वर्सेशंस के बाद अब्दुल टोटली कंफ्यूज्ड हो गया। उसे लगने लगा कि मे बी वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, मे बी बुक पढ़कर अननेसेसरीली एक्साइटेड हो गया है। रियल वर्ल्ड में बिजनेस करना आईटी ना इजी नहीं है जितना बुक्स में लिखा होता है। अब्दुल ने इंटरनेट पर रिसर्च किया, स्टार्टअप फेलियर रेट्स पढ़े, केस स्टडीज देखे फेल्ड बिजनेसेस के। स्टैटिस्टिक्स स्कैरी थे। इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फर्स्ट 5 ईयर्स में फेल हो जाते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है, बिग प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। कुछ दिन अब्दुल बहुत डिप्रेस्ड रहा। ऑफिस जाता था मैकेनिकल तरीके से, वर्क करता था इंटरेस्ट के बिना,
इवनिंग को घर आकर टीवी देखता रहता था। उसे लगता था कि वो रियलिस्टिक नहीं सोच रहा था। ड्रीम्स और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। एक वीकेंड अब्दुल घर पर था जब उसके फादर ने कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कहा, अब्दुल, तुम्हारे कज़न सलीम का प्रमोशन हो गया है। फ्लैट वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गया है। सैलरी 45,000 हो गई है। उसने घर भी खरीदा है EMI पर। यह कमेंट अब्दुल के लिए अनदर रिमाइंडर था कि स्लोली प्रोग्रेस करना ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। सलीम भी गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन उसने पेशेंस रखा था, प्रमोशंस का वेट किया था। आज वो बेटर पोजीशन में था। अब्दुल ने सोचा कि मे बी वो भी इसी अप्रोच को फॉलो करे। थोड़ा पेशेंस रखे, प्रमोशन के लिए वेट करे। कुछ ईयर्स में सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, देन बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में होगा, फिर बिजनेस के बारे में सोचे। लेकिन उसी रात अब्दुल को एक नाइटमेयर आया। वो खुद को 50 की एज में देख रहा था। सेम ऑफिस में बैठा था, सेम टाइप के फाइल्स देख रहा था। हेयर ग्रे हो गए थे, पोजीशन सीनियर क्लर्क हो गया था, सैलरी 50,000 हो गई थी। लेकिन लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी। अब्दुल पैनिक होकर उठा। उसे रियलाइज हुआ कि ये नाइटमेयर एक्चुअली उसका पॉसिबल फ्यूचर था अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता। कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करना एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क था। अब्दुल के कंफ्यूजन और फियर्स के बीच एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये था मेंटर का मिलना, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में नहीं। एक सैटरडे मॉर्निंग अब्दुल मॉल रोड पर कॉफ़ी शॉप में बैठा था, कुछ रिलैक्स्ड फील करने के लिए। वहाँ एक मिडिल एज पर्सन अकेले बैठे थे, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। अब्दुल ने नोटिस किया कि वो पर्सन कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहे थे और फ़ोन पर बिजनेस कॉल्स अटेंड कर रहे थे। कॉफ़ी शॉप क्राउडेड हो गया था और अब्दुल के टेबल के पास की सीट एम्प्टी थी। वो पर्सन ने पोलाइटली पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अब्दुल ने हाँ कह दिया। कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। पर्सन का नाम था मिस्टर राजेश खन्ना, नॉट द एक्टर, और वो ओरिजिनली देहरादून से ही थे, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वीकेंड पर फैमिली से मिलने आए थे। आप क्या काम करते हैं? अब्दुल ने पूछा। मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ, राजेश जी ने बताया। ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, प्लस कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी है। अब्दुल इम्प्रेस्ड था। ये सब कैसे मैनेज करते हैं? राजेश जी स्माइल करते हुए बोले, इनिशियली मुश्किल था, लेकिन सिस्टम्स बना दिए हैं, टीम्स हैं। अब मोस्टली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट कम है। ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट था जो अब्दुल ने बुक में पढ़ा था, सिस्टम्स और टीम्स बना के बिजनेस को स्केलेबल बनाना। आप ओरिजिनली क्या करते थे? अब्दुल ने क्यूरियस होकर पूछा। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, राजेश जी ने रिवील किया। PWD में असिस्टेंट इंजीनियर था 15 साल तक, फिर 2005 में छोड़ा और बिजनेस स्टार्ट किया। अब्दुल शॉक में आ गया। ये पर्सन एग्जैक्टली उसी सिचुएशन से आया था जिसमें अब्दुल अभी था। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का डिसीजन कैसे लिया? अब्दुल ने ईगर होकर पूछा। राजेश जी ने डिटेल स्टोरी शेयर की। 2004 में मेरी सैलरी 18,000 थी। जॉब सिक्योर थी, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड थी। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर सभी प्रमोशंस टाइम पर मिल जाएं तो 25 इयर्स बाद मैक्सिमम 60,000 होगी। उस टाइम इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो परचेसिंग पावर सेम रहेगी या कम हो जाएगी। फिर? अब्दुल ने पूछा। फिर मैंने बिजनेस के बारे में सोचा। रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज दिखी। देहरादून डेवलप हो रहा था, टूरिज्म बढ़ रहा था। मैंने पार्ट टाइम कंसल्टिंग स्टार्ट की। वीकेंड्स में क्लाइंट्स को मीट करता था। धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी। रिस्क नहीं लगा? अब्दुल ने क्वेश्चन किया। इनिशियली बहुत डर था, राजेश जी ने एडमिट किया। फैमिली भी परेशान थी, फ्रेंड्स ने डिस्करेज किया, लेकिन मैंने एक प्रिंसिपल फॉलो किया। जब तक पार्ट टाइम इनकम जॉब की सैलरी के बराबर नहीं हो गई तब तक जॉब नहीं छोड़ी। ये अप्रोच अब्दुल को वेरी प्रैक्टिकल लगी। रिस्क मिनिमाइज करने का अच्छा तरीका था। सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? अब्दुल ने पूछा। माइंडसेट चेंज करना, राजेश जी ने इमीडिएटली रिप्लाई दिया। एम्प्लॉय मेंटालिटी से एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी में शिफ्ट करना। जॉब में आप टाइम देकर मनी लेते हैं, बिजनेस में आप वैल्यू क्रिएट करके मनी कमाते हैं। यह फंडामेंटल डिफरेंस है। राजेश जी ने आगे एक्सप्लेन किया, बिजनेस में आपको मल्टीपल स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, HR, सब कुछ। इनिशियली ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन ग्रेजुअली सीख जाते हैं। अब्दुल फैसिनेटेड था। यह पर्सन लिविंग प्रूफ था कि ट्रांजिशन पॉसिबल है। टुडे आपकी सिचुएशन कैसी है? अब्दुल ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, राजेश जी ने मॉडेस्टली बोला। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं,
फाइनेंशियल फ्रीडम है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी। कोई रिग्रेट? अब्दुल ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। बस एक रिग्रेट है, राजेश जी ने सीरियसली कहा। काश 5 साल पहले डिसीजन ले लेता, टाइम वेस्ट किया वेटिंग में। यह लाइन अब्दुल के लिए गेम चेंजर थी। वेटिंग एक्चुअली टाइम वेस्ट करना था। राजेश जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अगर कभी बिजनेस के बारे में कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उस इवनिंग अब्दुल घर गया तो उसका पी बड़े ऊरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था। राजेश जी से मिलकर उसे रियलाइज हुआ कि उसके फियर्स मोस्टली इरेशनल थे। रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता था, ट्रांजिशन ग्रेजुअल हो सकता था। अब्दुल ने उस बुक को फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। उसने नोट्स बनाए, की पॉइंट्स हाईलाइट किए, एक्शन प्लान बनाने की सोची। राजेश जी के साथ कॉन्वर्सेशन अब्दुल के लिए मेंटर मोमेंट था। उसे लिविंग एग्जाम्पल मिल गया था कि गवर्नमेंट जॉब से बिजनेस में ट्रांजिशन पॉसिबल है। सक्सेस स्टोरी सुनकर उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुई। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। आज से 20 साल पहले एक यंग मैन था जो पिज्ज़ा डिलीवरी करता था। उसकी इनकम महीने की सिर्फ 18,000 रुपये थी। वो हर दिन ट्रैफिक में फंसा रहता था, कस्टमर से दांत खाता था और रात को सोते टाइम यही सोचता था कि कब तक ये जिंदगी चलेगी। लेकिन आज वो मल्टी मिलियनेयर है। उसका नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वह कैसे बना? क्या लॉटरी जीती? कोई इनहेरिटेंस मिली? उसने सिर्फ एक सिंपल सीक्रेट डिस्कवर किया था जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। ये कहानी एमजे डिमार्को की है और आज हम उसी सीक्रेट को समझेंगे जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह सीक्रेट है मिलियनेयर फास्ट लेन का। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास के अधिकतर लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं? स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, ईएमआई भरो, 60 साल की एज तक काम करो, फिर रिटायर होकर पेंशन पर डिपेंड रहो। लेकिन ये प्लान रियली काम करता है क्या? आपके पेरेंट्स के जनरेशन के लोग आज फाइनेंशियली सिक्योर हैं। अधिकतर तो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सब रॉन्ग लेन में चल रहे हैं। वेल्थ बिल्डिंग के लिए 3 लेन्स हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। अधिकतर लोग पहली 2 लेन्स में स्टक हैं और वंडर करते हैं कि अमीर कैसे बने। आज हम इन तीनों लेन्स को डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप फास्ट लेन पर आकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे फॉलो करके आप अगले 5 से 10 सालों में मिलियनेयर बन सकते हैं। साइडवॉक लेन। साइडवॉक लेन में वे लोग हैं जो पैसे के मामले में बिल्कुल केयरलेस हैं। ये वे लोग हैं जो कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। साइडवॉक माइंडसेट के लोगों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये लोग आज का आज सब कुछ चाहते हैं। सैलरी आते ही शॉपिंग करना, लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना, ये सब साइडवॉक बिहेवियर है। ये लोग क्रेडिट कार्ड्स का भरपूर यूज करते हैं और ईएमआई की जाल में फंसे रहते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ब्लेम गेम। साइडवॉक के लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, बॉस को ब्लेम करते हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। वे कहते हैं अमीर लोग लकी होते हैं या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ प्लानिंग। इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता, न कोई बजट होता है, न कोई सेविंग्स का टारगेट, न कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वे लाइव करते हैं पेचेक टू पेचेक। सैलरी आई, खर्च कर दी, फिर अगली सैलरी का वेट। साइडवॉक मेंटालिटी के लोग वेल्थ को लक मानते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनना सिर्फ लॉटरी जीतने जैसा है। वे कहते हैं हमारी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी। यही थिंकिंग उन्हें गरीब बनाए रखती है। इस लेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता। आप डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। जॉब चली गई तो प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आया तो प्रॉब्लम, इकोनॉमी डाउन हुई तो प्रॉब्लम। आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। साइडवॉक लेन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। ब्लेम गेम को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करके डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा। प्लानिंग और बजटिंग की हैबिट डेवलप करनी होगी। स्लो लेन। स्लो लेन वो लेन है जिसमें अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली स्टक है। ये साइडवॉक से बेटर है, लेकिन अभी भी वेल्थ बिल्डिंग के लिए इनफेक्टिव है। स्लो लेन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो, 40 साल बाद रिटायर होकर अमीर बनो। स्लो लेन के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं।
वे रेगुलर सेविंग्स करते हैं, प्रॉपर बजटिंग करते हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये वे लोग हैं जो हर महीने फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सिप स्टार्ट करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करते हैं। लेकिन स्लो लेन की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम को ट्रेड करता है वेल्थ के लिए। इस लेन में वेल्थ बिल्डिंग का फॉर्मूला है जॉब जोड़ सेविंग्स जोड़ टाइम इक्वल्स वेल्थ। प्रॉब्लम ये है कि टाइम लिमिटेड रिसोर्स है। आप सिर्फ 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं डेली और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है। स्लो लेन मैथमेटिक्स को समझते हैं। अगर आप 25 साल की एज से स्टार्ट करके हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हैं और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 35 साल बाद आपके पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए होंगे। साउंड्स गुड? लेकिन ये प्लान 60 साल की एज तक के लिए है। क्या आप 60 साल तक वेट कर सकते हैं अमीर बनने के लिए? स्लो लेन की दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। आज के 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू 35 साल बाद कितनी होगी? अगर एवरेज इन्फ्लेशन 6% है तो आज के 2.5 करोड़ की वैल्यू 35 साल बाद सिर्फ 35 लाख के बराबर होगी। यानी आप टेक्निकली मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी। स्लो लेन में आपकी वेल्थ डिपेंडेंट होती है आपकी जॉब पर। जॉब चली गई तो सेविंग्स रुक जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आई तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, मार्केट क्रैश हो गई तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू गिर जाएगा। आप फिर से एक्सटर्नल फैक्टर्स के मर्जी पर हैं। चौथी प्रॉब्लम है सैक्रिफाइस। स्लो लेन में आपको प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। अच्छे रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, वेकेशन नहीं जा सकते, अच्छे क्लोथ्स नहीं खरीद सकते क्योंकि सब कुछ सेव करना है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन 60 साल की एज में जाके क्या करेंगे इन पैसों का? स्लो लेन का सबसे बड़ा मिथ ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अमीर बन जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पावरफुल है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है कंपाउंड करने के लिए। अगर आप मंथली 5,000 रुपये सेव कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट बहुत लिमिटेड होगा। स्लो लेन से बाहर निकलने के लिए आपको समझना होगा कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ सेविंग से नहीं होती। आपको इनकम इंक्रीज करने के वेज फाइंड करने होंगे और टाइम की डिपेंडेंसी को कम करना होगा। फास्ट लेन वो लेन है जिसमें रियल मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स चलते हैं। ये लेन कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो करती है वेल्थ बिल्डिंग के लिए। फास्ट लेन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वेल्थ टाइम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फास्ट लेन के लोग टाइम को ट्रेड नहीं करते मनी के लिए, बल्कि वे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए मनी जनरेट करते हैं। ये सिस्टम्स हो सकती हैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स जो पैसिव इनकम जनरेट करती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रॉयल्टीज देती है या एसेट्स जो अप्रिशिएट होती रहती हैं। फास्ट लेन फॉर्मूला है बिजनेस सिस्टम जोड़ वैल्यू क्रिएशन जोड़ स्केल इक्वल्स वेल्थ। इस फॉर्मूला में टाइम फैक्टर नहीं है। आप एक बार सिस्टम बना देते हैं, फिर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वेल्थ जनरेट करता रहता है। फास्ट लेन माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू क्रिएशन। फास्ट लेन के लोग सोचते हैं कि मैं कैसे लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जब आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास वेल्थ आ जाती है। एग्जाम्पल देते हैं, व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की। उन्होंने एक ऐप बनाई जो फ्री मैसेजिंग अलाउ करती थी। मिलियंस ऑफ लोगों ने इस ऐप को यूज किया। रिजल्ट, फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में बाय किया। ये है फास्ट लेन अप्रोच। फास्ट लेन के लिए 5 इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स हैं। पहली कमांडमेंट है नीड। आपका बिजनेस या प्रोडक्ट किसी रियल नीड को सर्व करना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज बना रहे हैं जिसकी कोई डिमांड नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरी कमांडमेंट है एंट्री। आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर होनी चाहिए। अगर कोई भी आसानी से आपको कॉपी कर सकता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगी और आप स्ट्रगल करेंगे। तीसरी कमांडमेंट है कंट्रोल। आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप किसी और के प्लेटफॉर्म या रूल्स पर डिपेंडेंट है तो वो आपको किसी भी टाइम किक आउट कर सकता है। जैसे कि YouTube पर डिपेंडेंसी डेंजरस है क्योंकि वे अचानक से एल्गोरिदम्स चेंज कर देते हैं। चौथी कमांडमेंट है स्केल। आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, यानी आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड लोगों तक रीच कर सकें। सॉफ्टवेयर बिजनेस स्केल करता है क्योंकि एक बार कोड लिख देते हैं तो मिलियंस ऑफ लोग यूज कर सकते हैं। पांचवी कमांडमेंट है टाइम। आपको बिजनेस से टाइम इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। इनिशियली तो आप हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपको सिस्टम्स बनाने होंगे जो आपके बिना भी रन कर सकें। वैल्यू क्रिएशन। फास्ट लेन की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू क्रिएशन। लेकिन वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी लाइफ ईजियर बनाते हैं या उन्हें कुछ अचीव करने में हेल्प करते हैं। वैल्यू क्रिएशन 2 टाइप्स की होती है। पहली है मैग्नीट्यूड
और दूसरी है स्केल। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं तो ये हाई मैग्नीट्यूड वैल्यू है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लो मैग्नीट्यूड वैल्यू है। स्केल का मतलब है कि आप कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने नेबरहुड के 100 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्मॉल स्केल है। अगर आप मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये लार्ज स्केल है। मैक्सिमम वेल्थ तब जनरेट होती है जब आपके पास हाई मैग्नीट्यूड और लार्ज स्केल दोनों हो। एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग मेडिसिन का बिजनेस हाई मैग्नीट्यूड और लार्ज स्केल दोनों है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं। लेकिन अगर आपको हाई मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा तो आप लार्ज स्केल से भी अमीर बन सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वे सिर्फ बर्गर्स बेचते हैं जो कि लो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, लेकिन उनका स्केल बहुत लार्ज है। वर्ल्ड के हर कॉर्नर में मैकडॉनल्ड्स है, इसीलिए वे बिलियनर कंपनी है। वैल्यू क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वे किन चीज़ों से परेशान हैं, वे क्या चाहते हैं लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करके आप वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, हेल्थ केयर प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस सिस्टम्स। फास्ट लेन वेल्थ बिल्डिंग का कोर है बिजनेस सिस्टम्स। बिजनेस सिस्टम का मतलब है कि आपका बिजनेस आपके बिना भी रन हो सके। इनिशियली आप हैंड्स ऑन वर्क करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपको सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। बिजनेस सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्रोडक्ट या सर्विस। ये वो वैल्यू है जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है मार्केटिंग सिस्टम। ये वो प्रोसेस है जिससे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा है सेल्स सिस्टम। ये वो प्रोसेस है जिससे आप कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं पेइंग कस्टमर्स में। चौथा है डिलीवरी सिस्टम। ये वो प्रोसेस है जिससे आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हैं। पांचवा है कस्टमर सर्विस सिस्टम। ये वो प्रोसेस है जिससे आप कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। हर कंपोनेंट को सिस्टमेटाइज करना होता है। सिस्टमेटाइज का मतलब है कि हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड हो, रिपीटेबल हो और मेजरेबल हो। आप चाहें तो किसी और को ट्रेन करके वही प्रोसेस फॉलो करवा सकें। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बिजनेस सिस्टम्स बनाना बहुत आसान बना देती है। आप वेबसाइट बनवा सकते हैं ऑटोमेटिक मार्केटिंग के लिए, CRM सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, और ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। लेकिन सिस्टमेटाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। आपको प्रोसेसेस भी डिज़ाइन करनी होंगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs बनाने होंगे। टीम को ट्रेन करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म सेटअप करने होंगे। अच्छे बिजनेस सिस्टम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली है प्रेडिक्टेबिलिटी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स आएंगे, कितनी सेल्स होंगी, कितना प्रॉफिट होगा। दूसरी है स्केलेबिलिटी। आप सिस्टम को इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं मोर कस्टमर्स के लिए। तीसरी है एफिशिएंसी। सिस्टम एफिशिएंटली ऑपरेट करता है मिनिमम वेस्ट के साथ। चौथी है कंसिस्टेंसी। हर बार सेम क्वालिटी का आउटपुट मिलता है। पांचवी है ऑटोमेशन। मैक्सिमम प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होती है मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ। लेवरेज। फास्टलेन में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि आप स्मॉल इनपुट के साथ लार्ज आउटपुट जनरेट करते हैं। ट्रेडिशनल जॉब में आप लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, 1 घंटे का वर्क 1 घंटे की पे। लेकिन लेवरेज के साथ आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेवरेज के 5 मेन टाइप्स होते हैं। पहली है टाइम लेवरेज। इसमें आप दूसरे लोगों का टाइम यूज करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। जब आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो आप टाइम लेवरेज यूज कर रहे होते हैं। दूसरी है मनी लेवरेज। इसमें आप दूसरे लोगों का मनी यूज करते हैं। बैंक लोन लेना, इन्वेस्टर से फंडिंग लेना या पार्टनरशिप करना मनी लेवरेज के एग्जाम्पल्स हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ये लेवरेज बहुत यूज करते हैं। तीसरी है सिस्टम लेवरेज। इसमें आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस सिस्टम लेवरेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप मैकडॉनल्ड्स का प्रूवन सिस्टम यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी है टेक्नोलॉजी लेवरेज। इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एप्स, ऑटोमेशन टूल्स सब टेक्नोलॉजी लेवरेज के एग्जाम्पल्स हैं। एक डेवलपर एक ऐप बनाकर मिलियंस ऑफ यूजर्स तक रीच कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी लेवरेज है। पांचवी है नॉलेज लेवरेज। इसमें आप अपने नॉलेज को पैकेज करके मल्टीपल टाइम्स सेल करते हैं। बुक्स, कोर्सेज, कंसल्टिंग, कोचिंग सब नॉलेज लेवरेज के फॉर्म्स हैं।
लेवरेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट बिजनेस। आप एक वेबसाइट बनाकर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। आप एक कोर्स बनाकर अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को सेल कर सकते हैं। आप एक ऐप बनाकर मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स पा सकते हैं। लेकिन लेवरेज के साथ रिस्क्स भी आती हैं। टाइम लेवरेज के साथ मैनेजमेंट चैलेंजेस आती हैं। मनी लेवरेज के साथ डेट रिस्क्स आती हैं। सिस्टम लेवरेज के साथ डिपेंडेंसी इश्यूज आती हैं। टेक्नोलॉजी लेवरेज के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जो लेवरेज की बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं और रिस्क्स को मिनिमाइज करते हैं। वे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेवरेज यूज करते हैं। एग्जीक्यूशन। फास्ट लेन में आइडियाज वर्थलेस हैं अगर एग्जीक्यूशन नहीं है। हर दिन मिलियंस ऑफ लोगों के माइंड में ग्रेट आइडियाज आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन ही वो चीज है जो ड्रीमर्स को अचीवर्स में कन्वर्ट करती है। एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है प्रॉपर प्लानिंग से। आपको क्लियर विजन होनी चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना होगा कि कैसे आप वो विजन अचीव करेंगे। प्लानिंग के बाद आता है एक्शन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज है प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग परफेक्ट प्लान का वेट करते रहते हैं या फिर परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा। एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली स्मॉल एक्शंस लेकर इवेंचुअली बिग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट करके एक साल में आप 37 गुना बेटर हो सकते हैं। यह कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ेंगी। टेक्निकल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, मार्केट चैलेंजेस, कंपटीशन चैलेंजेस। लेकिन हर ऑब्स्टिकल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान फीडबैक लूप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा कि आपकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं या नहीं। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो आपको क्विकली पिवट करना होगा। टेस्टिंग और इटरेशन एग्जीक्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अजम्पशंस के बेस पर डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको रियल मार्केट में टेस्ट करना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। कस्टमर फीडबैक के बेस पर आपको इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे। एग्जीक्यूशन में पेशेंस भी जरूरी है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। अधिकतर सक्सेसफुल बिजनेसेस को 3 से 5 साल का टाइम लगता है स्टेबल होने में। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा और शॉर्ट टर्म फेलियर से डिस्करेज नहीं होना होगा। मनी ट्री। फास्ट लेन वेल्थ बिल्डिंग का अल्टीमेट गोल है मनी ट्री क्रिएट करना। मनी ट्री एक मेटाफोर है पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली मनी जनरेट करती रहे आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना। मनी ट्री के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सीड। सीड आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टाइम, मनी या एफर्ट के फॉर्म में। बिना सीड प्लांट किए कोई ट्री नहीं उग सकती। आपको इनिशियली हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपके बिजनेस का फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टीम, टेक्नोलॉजी सब रूट सिस्टम का पार्ट है। जितनी स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगी उतनी स्टेबल आपकी मनी ट्री होगी। तीसरा कंपोनेंट है फ्रूट। फ्रूट आपकी पैसिव इनकम है। जब आपकी मनी ट्री मैच्योर हो जाती है तो वो रेगुलरली फ्रूट्स देती रहती है। आपको बार बार सीड प्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती। मनी ट्री के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बिजनेस मनी ट्री में आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स जनरेट करता रहता है। रियल एस्टेट मनी ट्री में आपकी प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम जनरेट करती रहती हैं। इन्वेस्टमेंट मनी ट्री में आपके इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मनी ट्री में आपकी क्रिएशंस, रॉयल्टीज जनरेट करती रहती हैं। डिजिटल मनी ट्री आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। वेबसाइट से एडवर्टाइजिंग इनकम, ऐप से सब्सक्रिप्शन इनकम, कोर्स से रॉयल्टी इनकम सब डिजिटल मनी ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। मनी ट्री क्रिएट करने के लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। इनिशियली आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे टाइम और मनी, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर स्लोली ट्री ग्रो होगी और स्मॉल रिटर्न्स मिलेंगे। इवेंचुअली ट्री मैच्योर हो जाएगी और सिग्निफिकेंट पैसिव इनकम जनरेट करेगी। मल्टीपल मनी ट्रीज प्लांट करना बेहतर स्ट्रैटेजी है। अगर एक ट्री फेल हो जाए तो बाकी ट्रीज से इनकम आती रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्केल। फास्ट लेन वेल्थ बिल्डिंग में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्केल का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आप लीनियरली ग्रो करते हैं। मोर कस्टमर्स मीन्स मोर एम्प्लॉइज, मोर एक्सपेंसेस, मोर कम्प्लेक्सिटी।
लेकिन स्केलेबल बिजनेसेस में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेसेस हाईली स्केलेबल होती हैं क्योंकि एक बार कोड लिख देते हैं तो अनलिमिटेड कॉपीज सेल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, वे एक मूवी प्रोड्यूस करके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को सर्व कर सकते हैं। स्केल अचीव करने के लिए आपको सिस्टम्स थिंकिंग डेवलप करनी होगी। हर प्रोसेस को सिस्टमेटाइज करना होगा ताकि वो प्रेडिक्टेबल और रिपीटेबल हो। मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का सीक्रेट यही है कि उन्होंने हैमबर्गर मेकिंग को कंप्लीट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी स्केल अचीव करने का बेस्ट टूल है। ऑटोमेशन टूल्स, CRM सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स सब स्केल करने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग और AI टूल्स स्केल अचीव करना बहुत आसान बना देते हैं। स्केल के लिए स्टैंडर्डाइजेशन भी ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस सब स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके आप कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके आप ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग स्केल का क्रूशियल पार्ट है। आप अकेले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। आपको राइट पीपल हायर करने होंगे और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी होंगी टीम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्केल करने का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जितनी ज़्यादा चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स तक रीच कर सकेंगे उतनी फास्ट ग्रोथ हो सकेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। मार्केटिंग भी स्केलेबल होनी चाहिए। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव होती है और लिमिटेड रीच होती है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है तो दिल से कुछ लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।